हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने जॉन लॉक के जीवन परिचय को बताया था और आज हम उनके महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में क्या विचार थे वे बारे में बताएंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सर्वप्रथम है जॉन लॉक का मानव संबंधी विचार। तो जॉन लॉक के मानव संबंधी विचार में सर्वप्रथम है लॉक मानव को विवेकशील और नैतिक प्राणी मानता था। लॉक का मानना था कि मनुष्य एक विवेकशील और नैतिक प्राणी है और वह अपनी प्रकृति के अनुसार एवं विवेक बुद्धि से नैतिक व्यवस्था की सत्ता को स्वीकार करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, लॉक के अनुसार मनुष्य में सहयोग, प्रेम, दया और सद्भाव आदि गुण पाए जाते हैं। उनका मानना था कि मनुष्य जो नैतिक प्राणी है उसे अपनी विवेक बुद्धि से वह अच्छे कर्मों को करता है तथा मनुष्य में सहयोग, प्रेम, दया और सद्भाव आदि उसमें गुण होते हैं। फिर नेक्स्ट है लॉक का मनुष्य स्वभाव संबंधी विचार गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित था। तो गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित था, इसका तात्पर्य यह है कि इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर लॉक प्रकृति अवस्था को शांति और सद्भाव की अवस्था बताता है। फिर लॉक प्रकृति अवस्था को शांति सद्भाव की अवस्था बताता है और सरकार को जनता के प्रति ट्रस्ट बताता है, उदारवाद की नींव रखता है। उदारवाद का जनक भी लॉक को कहा जाता है। उदारवाद का अर्थ होता है कि इसमें व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानते हुए उसे ही सर्वे सर्वा माना जाता है। उदारवाद व्यक्ति केंद्रीय, उसका केंद्रीय विषय व्यक्ति होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट में, जॉन लॉक का मानव संबंधी विचार। अब यहाँ पे उन्होंने जॉन लॉक के मानव संबंधी विचार की बात की है। तो सर्वप्रथम लॉक ने प्राकृतिक अवस्था की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जिसमें पहला है कि समाज विद्यमान था परंतु राज्य नहीं था। तो लॉक का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था सामाजिक थी किंतु प्राक राजनीतिक थी, मतलब कि वह समाज तो विद्यमान था परंतु राज्य उसमें नहीं था। प्राकृतिक अवस्था शांति, सदिच्छा, पारस्परिक सहयोग और संरक्षण की व्यवस्था थी, ऐसा उनका मानना था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र भी थे और समान भी थे, और क्योंकि ये सभी एक ही सर्वशक्तिमान और अनंत बुद्धि संपन्न सृष्टा की संतान माने जाते थे, इसमें सभी मनुष्य स्वतंत्र भी थे और समान भी थे। फिर आगे आते हैं, प्रकृति अवस्था का संचालन। प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक कानूनों के अनुसार संचालित होती है। वस्तुतः प्राकृतिक कानून नैतिक नियम है, ऐसा लॉक्स का मानना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को 3 प्राकृतिक अधिकार दिए गए थे: जीवन अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। तो जीवन का अधिकार, मनुष्य को जीवन का अधिकार प्राकृतिक कानून से प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार से तात्पर्य है कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना तथा किसी अन्य की इच्छा से अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य न होना। फिर संपत्ति का अधिकार का है कि लॉक संपत्ति के अधिकार पर विशेष बल देते हैं और वे संपत्ति के अधिकार को व्यापक मानते हैं। लॉक कहता है कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक है, इसलिए राज्य को व्यक्ति की संपत्ति पर एक कर नहीं लेना चाहिए। फिर आते हैं हम आगे, प्राकृतिक अवस्था की असुविधाएं। उनका मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं व्याप्त थी, जिसमें पहला था विधायिका का अभाव, अर्थात कि प्राकृतिक अवस्था में विधायिका का अभाव, अर्थात यह कि कानून की उद्घोषणा करने वाली संस्था नहीं थी, कानून को बनाने वाली कोई संस्था नहीं थी। फिर दूसरा है कार्यपालिका का अभाव था, तो कानून को लागू करने वाली भी संस्था नहीं थी। न्यायपालिका का अभाव था, तो ये भी आप जानते हैं कि न्याय करने वाली भी कोई संस्था नहीं थी। तो प्राकृतिक अवस्था में ये असुविधाएं व्याप्त थी। फिर नेक्स्ट है लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत में लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था की कमियों को दूर करने के लिए मनुष्य सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की स्थापना करता है। उनका मानना था कि जो भी असुविधाएं व्याप्त थी प्राकृतिक अवस्था में, उन सबको दूर करने के लिए मनुष्य एक सामाजिक समझौता करता है। तो ये जो समझौता है, ये 2 प्रकार के समझौता उस समय हुए। जो पहला था
कि समझौता स्थायी है जो मानव और मानव के बीच हुआ, जिससे नागरिक समाज या राज्य की स्थापना हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पहला समझौता हुआ वह एक व्यक्ति से एक व्यक्ति के बीच में हुआ, जिससे एक समाज का निर्माण हुआ। फिर हम आते हैं आगे। द्वितीय समझौता हुआ व्यक्ति व शासक के मध्य, जिससे सरकार की स्थापना होती है। दूसरा समझौता अस्थायी है, मतलब कि ये समझौता ऐसा है कि इसमें व्यक्ति और शासक के मध्य में समझौता हुआ। अगर शासक उसके सभी जनता को ध्यान में रखते अगर कार्य करता है तो वह सरकार बनी रहेगी, लेकिन अगर वो अपने जनता के विकास पर मतलब नहीं काम कर रहा है तो वह उसे हटाया भी जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी भी कहा गया है। फिर हम आगे आते हैं। सामाजिक समझौते के माध्यम से लॉक संवैधानिक शासन या सीमित सरकार की स्थापना कहता है। इसका अर्थ भी यही हुआ कि वे अगर सरकार सही ढंग से काम नहीं करती है तो उसे हम हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट है, समझौते के माध्यम से सरकार के अंगों की स्थापना करता है। वह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की शुरुआत करता है, अर्थात वे इससे सभी को अलग अलग अधिकारों को देता है। शक्ति पृथक्करण का है कि सत्ता एक जगह पर ना होकर अलग अलग जगहों पर बटी हुई रहती है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में वितरित होती है, उसी प्रकार वह भी संस्थाओं के निर्माण की बात करता है। फिर आते हैं, लॉक समझौते के माध्यम से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना करता है। फिर हम आगे आते हैं। लॉक न्यायपालिका व विदेश विभाग को कार्यपालिका का अंग मानता है। उसका मानना है कि विदेश विभाग और न्यायपालिका जो न्याय करती है ये कार्यपालिका के अंग है। ये कानून को कार्यान्वित करते हैं। फिर आगे आते हैं, लॉक कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाकर संसदीय शासन प्रणाली या राजनीतिक प्रभुसत्ता की नींव रखता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कार्यपालिका को विधायिका के प्रति, मतलब कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी और संसदीय शासन प्रणाली को मानते हुए यह कार्य करेगी। फिर नेक्स्ट है, लॉक समझौते के माध्यम से समाज, राज्य, सरकार में अंतर करता है। वह तीनों में सामंजस्य बैठाने के लिए एक समझौता करता है, जिसमें तीनों के अलग अलग महत्व को वह बताता है और इनके बीच में एक समझौता करवाता है। फिर नेक्स्ट है, लॉक आम जनता के विद्रोह का भी अधिकार देता है। अगर शासक अच्छे से कार्य ना करे तो आम जनता इसका विद्रोह कर सकती है, इसका अधिकार भी लॉक देता है। फिर नेक्स्ट है, लॉक का यह समझौता व्यक्तियों की सहमति पर आधारित होता है, अर्थात कि व्यक्ति अपनी सहमति से ही अपनी सर्वशक्ति एक व्यक्ति या किसी समाज या संस्था को सौंपेंगे, कोई ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं होगी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में, जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार संबंधी विचार। तो लॉक की राजनीतिक दर्शन का आधार प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा है। इसका तात्पर्य यह है कि लॉक का मानना है कि प्राकृतिक व्यवस्था प्राकृतिक नियम पर आधारित है। लॉक अपने राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण प्राकृतिक नियमों के आधार पर ही करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, प्राकृतिक अधिकारों का महत्वपूर्ण सिद्धांत राजनीतिक चिंतन। सॉरी, यहाँ पे कॉल ब्लॉक लिखा गया है, यहाँ पे रॉन्ग है, ये यहाँ पर लॉक होगा, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। लॉक का महत्तम योगदान है, यह किसने कहा है? तो यह मैक्सी ने कहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, जैसा कि मैंने बताया कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो जीवन का अधिकार है, मनुष्य को जीवन का आधार प्राकृतिक कानून से प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है, यह मैंने पहले भी आपको बताया है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में, स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने तथा किसी अन्य की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होना स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार लॉक के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉक ने शासन का मुख्य उद्देश्य संपत्ति की रक्षा ही माना है। संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से मनुष्य सामाजिक समझौता करता है। राज्य कभी भी व्यक्तिगत संपत्ति का अपहरण व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं कर सकता है। संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति में व्यक्ति शासन के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। इसका अर्थ यह ही हुआ कि
लॉक का अर्थ यह है कि मनुष्य एक सामाजिक समझौता करता है और वह किसी भी उस समझौते के दौरान कोई भी व्यक्तिगत संपत्ति राज्य उसे नहीं ले सकता है, वह उसकी सहमति से ही उसको देगा। और संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति में व्यक्ति उसका विरोध भी कर सकता है। संपत्ति के दो प्रकार के लॉक ने बताए, एक सार्वजनिक संपत्ति जो सबके लिए होगी, और निजी संपत्ति जिसे हम कह सकते हैं कि जो खुद के श्रम से जब कोई व्यक्ति निजी द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को उपयोगी बना लेता है तो वह निजी संपत्ति बन जाती है। इस प्रकार के अनुसार संपत्ति श्रम का फल है, ऐसा लॉक का मानना था। फिर हम आगे आते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आगे मैं इसके ही 2-3 सिद्धांत बच गए हैं उसे बता दूंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चिंतक के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।